नमस्कार, लाइव मीडिया में आपका स्वागत है। मैं सम्राट। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड AIMPLB द्वारा वक्फ संशोधन विधेयक के खिलाफ देशव्यापी आंदोलन की घोषणा पर जेपीसी के अध्यक्ष और बीजेपी सांसद जगदम्बिका पाल ने कहा है, AIMPLB जिस तरह से वक्फ के नाम पर राजनीति कर रहा है वो देश के अल्पसंख्यकों और मुसलमानों को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। जेपीसी की रिपोर्ट के अनुसार सरकार संशोधित कानून लाने जा रही है। अभी तो कानून नहीं आया है, लेकिन पहले ही सोची समझी रणनीति के तहत पटना जा रहे हैं। और जिस तरह से इसका विरोध हो रहा है, पूरे देश भर में इसका विरोध हो रहा है। अगर बिहार की बात करें तो वहाँ पर तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव खुलकर सामने आ चुके हैं, वक्फ संशोधन विधेयक का पूरी तरह से विरोध कर रहे हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जिस तरह से वक्फ को लेकर के विवाद और राजनीति कर रहा है, उसकी कोशिश हो रही है कि कहीं न कहीं देश के अल्पसंख्यकों में, मुस्लिम्स में उनको गुमराह करने की और भ्रम फैलाने की। आखिर अगर एक वक्फ में अमेंडमेंट का कानून लेकर के सरकार आई थी और सरकार ने फिर आग्रह किया स्पीकर साहब से कि उसको ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को रेफर कर दिया जाए। ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में हमने अभी रिपोर्ट दी है। अब उस रिपोर्ट के आधार पर सरकार अमेंडेड कानून लाने जा रही है। अभी कानून आया नहीं, अमेंडेड कानून, और उसके पहले जिस तरह से एक सोची समझी रणनीति के तहत आज पटना जा रहे हैं और उसमें जेपीसी के वो मेंबर्स भी हवा दे रहे हैं, चाहे मुस्लिम लीग यूनियन के हों, ओवैसी हों, या और उबैदुल्लाह हों, या हमारे मोहिबुल्लाह साहब हों, सैयद नसीर हो, सारे लोग जिस तरीके से एक हवा दे रहे हैं, तो ये कहीं न कहीं देश में इस वक्फ को लेकर के, जबकि सरकार साफ कर चुकी है कि हम इसमें अमेंडमेंट इसलिए ला रहे हैं कि उस वक्फ की प्रॉपर्टी का जो इनकम है उसका फायदा गरीबों को मिले, अल्पसंख्यकों को मिले, पसमानदा को मिले, बच्चों को मिले। और ये इस तरह से विरोध हो रहा है एक अच्छा बेहतर कानून लाने के खिलाफ। तो क्या वो मुतवल्ली जो आज वक्फ की प्रॉपर्टी बेच रहे हैं, केयरटेकर बेच रहे हैं, उनके हितों की रक्षा करने के लिए है या देश में विभाजन करना चाहते हैं? चलिए आगे बढ़ेंगे। महादेव बेटिंग ऐप से जुड़े एक मामले में छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के आवास पर सीबीआई की छापेमारी जारी है। पंजाब विधानसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस नेता प्रताप सिंह बाजवा ने छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल के आवास पर सीबीआई की छापेमारी पर कहा, यह राजनीति से प्रेरित है। पहले भूपेश बघेल के घर पर ईडी का छापा और फिर सीबीआई की छापेमारी। इसका मतलब साफ है कि बीजेपी केवल कांग्रेस नेताओं को बदनाम करना चाहती है। उन्होंने यह भी कहा कि यह राजनीति से प्रेरित है। मैं बीजेपी से कहना चाहता हूं कि इन चीज़ों के लिए केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल ना करें। पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। पहले बघेल साहब के घर पर ईडी के रेड और आज सीबीआई, तो ये इसका मतलब आप साफ तौर समझ लीजिए कि बीजेपी का सेकंड प्लान ये है कि कांग्रेस के लीडर्स को बदनाम किया जाए, डराया जाए, उनको धमकाया जाए, क्योंकि बीजेपी समझती आप वाला काम तो ओवर हो गया। इनकी फिल्म जो 3 घंटे की थी, इंटरवल के बाद कोई देखने ही नहीं आ रहा था। इनकी फिल्म का ये हाल है। पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। हम इस रेड को कंडेम करते हैं और बीजेपी को मैं कहना चाहता हूं, अपनी नेशनल एजेंसीज को इस काम के लिए इस्तेमाल मत कीजिए। कॉमेडियन कुणाल कामरा विवाद पर महाराष्ट्र के गृह राज्य मंत्री योगेश रामदास कदम ने कहा है कि बार बार हिंदू देवताओं का अपमान करना, सुप्रीम कोर्ट का अपमान करना, राज्य के बड़े नेताओं का अपमान करना, अगर वह इसे कॉमेडी कहते हैं तो महाराष्ट्र में इस तरह की कॉमेडी नहीं हो सकती। उन्होंने ये भी कहा कि आप कानून से ऊपर नहीं हैं, कानून के मुताबिक उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। नहीं, बार बार हिंदू देवताओं का अपमान करना, अपने कॉमेडी शो में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का अपमान करना, कॉमेडी शो में जो भी स्टेट के बड़े लीडर्स हैं उनका अपमान करना, इसको अगर वो कॉमेडी बोलते हैं तो ये कॉमेडी महाराष्ट्र में नहीं चलेगी। और जिस तरह से एक गाना बनाने के बाद कंट्रोवर्सी हुई, उसके बाद भी अगर दूसरा गाना बना के किसी को अगर
पॉइंट आउट करके जानबूझ के सरकार हो या फिर प्रशासन के ऊपर एक मजाक उड़ाने का अगर कोई प्रयास हो तो बिल्कुल आपके ऊपर ऑलरेडी एक केस दर्ज हो चुकी है और आप कायदे से ऊपर नहीं हो, आप शासन से ऊपर नहीं हो, आप सुप्रीम कोर्ट के ऊपर नहीं हो। तो इसलिए जो भी कायदे के अनुसार इस व्यक्ति के ऊपर कार्रवाई की जाएगी। योगी जी, कहीं ना कहीं जो वेंटिलाइज किया गया था उनके ऑफिस पे, तो शिवसैनिक पहले से भड़के हुए, तो किसी तरह की सीबीटी वगैरह भी दी जाएगी उनको? नहीं, देखिए कोई भी आरोपी हो, अभी उनको नोटिस सर्व की गई है। पुलिस स्टेशन में जब भी वो आएंगे तो बिल्कुल आरोपी को उसके ऊपर अटैक ना हो, उसके ऊपर कोई मतलब उसको कोई हार्म ना पहुंचे, ये जिम्मेवारी प्रशासन की होती है। तो जरूर वो जो भी जरूरी स्टेप्स वो उठाई जाएंगी। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के आवास पर कथित तौर पर सीबीआई की छापेमारी पर कांग्रेस नेता सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि इससे पहले बीजेपी को उन्होंने निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी ने ईडी को भेजा था। इससे पहले सीबीआई को भूपेश बघेल के रायपुर और भिलाई आवास पर भेजा गया है। भूपेश बघेल आज दिल्ली जाने का कार्यक्रम उनका है। इस कार्यक्रम में खलल डालने के लिए बीजेपी ने उनके आवास पर सीबीआई भेजी है। इसके पहले ईडी को भेजा उन्होंने। सीबीआई ने एक मामले में उनके खिलाफ अदालत में मुकदमा दायर किया था, जिसे अदालत ने चलने लायक नहीं समझा। अब झुंझलाहट में फिर से सीबीआई को भेजा गया है। भूपेश बघेल जी के निवास में, भिलाई निवास, रायपुर निवास में सीबीआई आई है। अभी तक ये स्पष्ट नहीं हुआ क्यों आई है, लेकिन ये तो साफ है कि भारतीय जनता पार्टी के इशारे पे केंद्र सरकार के झुंझलाहट से ये सीबीआई आई है। भूपेश बघेल जी जो एआईसीसी का अहमदाबाद अधिवेशन होने वाला है, उसकी ड्राफ्ट कमेटी के मेंबर हैं और एआईसीसी के जनरल सेक्रेटरी हैं, पंजाब के इंचार्ज हैं। आज उनका दिल्ली जाने का कार्यक्रम था, तो इन सभी कार्यक्रमों को डिस्टर्ब करने के लिए घबराहट में भारतीय जनता पार्टी ने सीबीआई को भेजा है। कवाले से जेल में है। देवेंद्र यादव को कुछ दिन पहले बेल मिला था, वो भी अंदर थे। भूपेश बघेल का ईडी की रेड पड़ी थी। सीडी मामले में उनको रिहा भी किया गया था। कोर्ट में मामला चल रहा था जिसे हुआ था। किस तरह ये पूरे लगातार जो ये सारा का सारा षड्यंत्र भारतीय जनता पार्टी की झुंझलाहट है। भारतीय जनता पार्टी सीधे राजनीतिक मुकाबला नहीं कर पा रही है, तो कांग्रेस के नेताओं को परेशान करने की नीयत से सब सीबीआई को भेजा गया। इसके पहले ईडी को भेजा गया था, कुछ हासिल नहीं हुआ। आज सीबीआई को भेजा गया है। सीबीआई ने एक मुकदमा चलाया था जिसमें कोर्ट से बाइज्जत बरी हो गए। बाइज्जत बरी के उसमें मुकदमा चलाने के लायक नहीं समझा। ओडिशा कांग्रेस प्रभारी अजय कुमार लल्लू ने कहा कि देश में महिला सुरक्षा की बात करना कब से अपराध हो गया है। ओडिशा में 64,000 से ज्यादा महिलाएं लापता हैं। उन्होंने कहा कि हर दिन गैंगरेप हो रहे हैं। अगर चुने हुए विधायक सरकार से इन मुद्दों पर जवाब मांगते हैं तो सरकार को किस बात का डर है। हमारे 12 विधायकों को निलंबित करना अलोकतांत्रिक है। उन्होंने कहा कि हम चुप नहीं बैठेंगे। हम 27 मार्च को विधानसभा का घेराव करेंगे और विरोध प्रदर्शन करेंगे। महिलाओं के सुरक्षा की बात करना इस देश में कब से गुनाह हो गया। सदन में चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं, माननीय विधायक है जो जनता के चुने हुए प्रतिनिधि हैं, और लोकतंत्र में जनता से और जनता के लिए ये परिभाषा है। अगर वो सदन में उड़िया अस्मिता के लिए, उड़िया सम्मान के लिए, जहां इस उड़ीसा प्रदेश में 64,000 से अधिक महिलाएं गायब हैं, रोज गैंग रेप, हत्या और छोटी छोटी बच्चियों के प्रेगनेंसी का मामला, सरकारी आवासों में बच्चा पैदा करने का मामला सामने आ रहा है। अगर वो सदन में सरकार से जवाब चाहते हैं, मुख्यमंत्री से जवाब चाहते हैं, हाउस कमेटी चाहते हैं, तो सरकार डर किससे रही है। यानी ये जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ये अपराधियों के साथ है, उन बलात्कार करने वालों के साथ है, रेप करने वालों के साथ है, संगठित अपराध में शामिल होने वाले लोगों के साथ है। जिन लोगों ने उन 64,000 महिलाओं को अगवा किया है, उनके साथ खड़ी है। उड़िया अस्मिता और उड़िया सम्मान के साथ खिलवाड़ कर रही है। सदन में हमारे कांग्रेस पार्टी के विधायकों को 12 लोगों को सस्पेंड करके लोकतंत्र की गरिमा को तार तार किया, उनकी हत्या किया है। हम चुप नहीं बैठेंगे। 27 को हमारा घेराव प्रदर्शन निश्चित है और मजबूती से हम
उड़ीसा के मां, बहन और बेटी के सुरक्षा की आवाज को मजबूती से उठाते रहने का काम कांग्रेस का करेंगे। कोई भी प्रतिनिधि को अंदर जाने नहीं दिया जाएगा। देखिए, मैंने कहा ना, ये लोकतंत्र की हत्या है, लोकतंत्र की हत्या है, ये तानाशाही है। सरकार दमन करना चाहती है, आवाज दबाना चाहती है। रामनवमी की व्यवस्था पर यूपी मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कहा कि समुचित व्यवस्था की जा रही है। आने वाले श्रद्धालुओं के लिए पीने के पानी की व्यवस्था, मेडिकल कैंप, धूप से बचने के लिए छायादार जगह की व्यवस्था की जा रही है। उन्होंने कहा कि हमने अपील की है कि उनके लिए भंडार की व्यवस्था की जाए। मैं उम्मीद करता हूं कि अयोध्या की गरिमा के अनुसार इन यात्रियों का सम्मान हो सके और उनके लिए व्यवस्था ठीक से हो। ठीक प्रकार से सम्यक की जा रही है। आने वाले श्रद्धालुओं के लिए साफ सफाई का इंतजाम, पीने के पानी का इंतजाम, चिकित्सा के लिए उनको कैंप और साथ साथ में ऐसे होल्डिंग एरिया जहां पर उनको छाया के माध्यम से धूप से बचाई जा सके, इसके लिए और वाटर कयास्क लगा करके पानी की उनको आपूर्ति दी जा सके, इसके लिए व्यवस्था की जा रही है। हम लोगों ने अपील किया है कि उनके आने वाले यात्रियों के लिए अयोध्या वासी कुछ भंडारा आदि के कार्यक्रम आयोजन किए। उस दिशा में मैं उम्मीद हमारे विधायक जी और अन्य विधायकगण मिल करके इस दिशा में प्रयास कर रहे हैं, जिससे कि लोगों को, आने वाले यात्रियों को अयोध्या के गरिमा के अनुरूप उनका भी सम्मान हो सके और उनकी व्यवस्था ठीक हो। उत्तर प्रदेश के संभल में सीओ अनुज चौधरी ने कहा कि पूरे संभल क्षेत्र में पैदल मार्च किया गया है। इसका उद्देश्य है कि लोगों में विश्वास बने और आगामी त्यौहार को कोई उपद्रवी त्यौहार को खराब करने की कोशिश ना करे। इसको लेकर पूरी तरह से पुलिस मुस्तैद है और लगातार चौकसी बरती जा रही है और जो पैदल मार्च है वो भी लगातार संभल क्षेत्र में किया जा रहा है। पूरे संभल क्षेत्र में नकासा और संभल कोतवाली का क्षेत्र, सरायतरीन, इन सब में पैदल मार्च किया गया है। और इसका पैदल मार्च का मतलब ये है कि इस आम जनता में एक विश्वास बने और कोई उपद्रवी जो है, ये अब जैसे त्योहार आ रहे हैं, कहीं रामनवमी है, ईद है, तो कोई इसमें खराब करने की कोशिश न करे। क्या सर ऐसे लोगों पर कोई कड़ी कार्रवाई की जाएगी? कुछ लोग सोशल मीडिया के माध्यम से कुछ सोशल मीडिया पे डाल देते हैं, उसको फिर डिलीट कर देते हैं। तो वो सतर्क रहें और वो होशियार रहें ताकि इस तरह की हरकत ना करें। अगर भाई आप डिलीट कर दोगे तो बच जाओगे, देर सवेर आप पे कार्रवाई जरूर होगी। थोड़ा दूरी पे होंगे तो समय लग सकता है और नजदीक होगी तो जल्दी होगी। चलिए आगे बढ़ेंगे। दिशा सालियान मामले पर शिवसेना यूबीडी सांसद संजय राउत ने कहा, बदनाम करने की यह राजनीतिक साजिश पिछले 5 सालों से चल रही है। अगर मामला कोर्ट में है तो वहीं रहने दे, हमें न्याय व्यवस्था पर पूरा भरोसा है। ये कोई एक बड़ी साजिश, राजनीतिक साजिश, षड्यंत्र, बदनामी का 5 साल से चल रहा है। अगर मामला कोर्ट में गया है लेकर तो कोर्ट में जाने दो। कोर्ट में जो होता है, हमें कोर्ट की कार्रवाई पर पूरा विश्वास है। भारतीय जनता पार्टी या हमारे विरोधी है, उनके पास कोई काम नहीं है, कोई काम करते नहीं। उसको पकड़ो, पिटीशन डालो, उसको पकड़ो, हमारे खिलाफ पिटीशन डालो, बदनामी की मुहिम चलाओ, चलने दीजिए, कोई बात नहीं है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मेट्रो के खंभों और सड़कों से पोस्टर हटवा रही हैं। उन्होंने कहा कि सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का अधिकार किसी को नहीं है। मुख्यमंत्री से लेकर किसी भी अन्य व्यक्ति तक को ये अधिकार नहीं है। उन्होंने कहा कि मेरा सबसे अनुरोध है कि दिल्ली को गंदा ना करें। मेट्रो के खंभे हमारी दिल्ली की खूबसूरती हैं। यहाँ होर्डिंग, पोस्टर, बैनर नहीं लगाने चाहिए। मतलब क्या ये मैम, आप ये पोस्टर हटाइए। ये सरकारी प्रॉपर्टी को खराब करने का, डैमेज करने का किसी को अधिकार नहीं है। अगर सुंदर दिल्ली चाहिए, स्वच्छ दिल्ली चाहिए तो सबको सहयोग करना पड़ेगा। हम में से मुख्यमंत्री से लेकर के कोई भी व्यक्ति, मैं निवेदन करती हूँ कि सरकारी प्रॉपर्टी को गंदा नहीं करें। मेट्रो के पिलर ये हमारी दिल्ली की खूबसूरती है। यहाँ पे होर्डिंग, पोस्टर, बैनर ये हमें नहीं लगाने हैं। कभी जीवन में मुझसे भी कभी लगाओ तो मैं जल्दी की जनता से क्षमा मांगती हूँ, परंतु इसके बाद से हम लोग ये तय करें कि दिल्ली को खूबसूरत करना है, दिल्ली को बेहतर करना है।
आरजेडी सांसद मनोज झा ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के एक बात पर गुस्सा हो गए। आपको बता दें उन्होंने क्या कहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी को नमूना उन्होंने कहा। योगी आदित्यनाथ ने ये कहा, तो इसी को लेकर उन्होंने कहा कि मनोज झा ने कहा कि उनका दर्शन बहुत संकुचित है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पर उन्होंने आरोप लगाया और कहा कि उनका दर्शन बहुत संकुचित है और संकीर्ण है। संविधान के मर्म से उन्हें कोई मतलब नहीं। यह लोकतंत्र के लिए चिंता का विषय है कि ऐसे लोग ओहदेदार बनकर बैठे। अगर आपको उचित लगता है तो मुझे कुछ नहीं कहना। मतलब आप नेता प्रतिपक्ष को, ये डेमोक्रेसी की आपकी समझ है, इसलिए बार बार मैं कहता हूं उनका दर्शन जो है ना बहुत संकुचित और संकीर्ण है। जानकारी है नहीं, संविधान के मर्म से उनको कोई मतलब नहीं है। दो चार शब्द आते हैं, बुलडोजर, जालीदार, फलाना चिलाना, तो जाहिर तौर पर ये लोकतंत्र के लिए भी चिंता का विषय है कि ऐसे लोग ओहदेदार बने बैठे हैं। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में मुसलमान सबसे सुरक्षित है। अच्छा, मैं ये नहीं कह सकता कि एक बार एम्पैथी करके देखे। एम्पैथी का मतलब होता है वो बन के देखे, वो सोच के देखे, वो महसूस करके देखे, तो फिर मजा आएगा। बयान देने से क्या होता है, बयान बहादुर तो बहुत लोग पड़े हुए हैं। अब एक और सवाल की विपक्ष पे उन्होंने निशाना साधा है और कहा है कि लोकसभा चुनाव के दौरान विदेशी फंड का इस्तेमाल हुआ, चुनाव को प्रभावित। सरकार तुम्हारी है भाई, कहाँ हो, कितने कमजोर आदमी हो साहब आप। सरकार आपकी, तंत्र आपका, मंत्र आपका, करवा लो ना जांच, जेल में डाल दो, वो तो होगा नहीं। झूठ बोलने की औरंगाबाद की अंतरा खुशी ने बिहार बोर्ड के इंटर कॉमर्स की परीक्षा में दूसरा स्थान हासिल कर न सिर्फ अपने मां बाप का बल्कि पूरे औरंगाबाद जिले का नाम रोशन किया है। एस सिन्हा कॉलेज की छात्रा अंतरा के पिता मनोज कुमार मिश्रा एक आयुर्वेदिक दवा की एक छोटी दुकान चलाते हैं, जबकि माता जगदम्बा देवी एक गृहिणी है। काफ़ी मेहनत कर उन्होंने अंतरा को पढ़ाया, जिसका मान अंतरा ने भी रखा और पूरे राज्य में दूसरा स्थान हासिल की है। और इसको लेकर पूरा औरंगाबाद गौरवान्वित है। और आपको बता दें कि उन्होंने और अंतरा ने बताया कि किस तरह से पढ़ाई करते हैं। अंतरा ने यह कहा कि रूटीन तरीके से वह हर रोज़ पढ़ाई करती है। थैंक यू वेरी मच। ये कितनी खुश हो इस सफलता से? अपनी खुशी को हम एक्सप्रेस नहीं कर सकते, हम कितने खुश हैं, बहुत ज़्यादा। फिर भी अगर शब्दों में बयां करना हो तो क्या बोलोगी? बहुत ज़्यादा खुश हैं। इसका पूरा क्रेडिट हम अपने टीचर्स, मम्मी पापा और ये पूरे कोचिंग के डिसिप्लिन को देना चाहते हैं। इस कोचिंग में इतना डिसिप्लिन है कि ये मतलब आपको मोटिवेट करते हैं कि आप ये चीज़ को अचीव कर सकें। यहाँ के टीचर्स लोग बहुत कोऑपरेटिव हैं, बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। ये बताओ कि कितने घंटे की मेहनत? ऐसे तो लास्ट 2 मंथ्स में 11 to 12 आवर्स भी हो जाते थे, लेकिन ऐसे रेगुलरली 6 to 8 आवर्स ज़रूर। 6 to 8 आवर्स। यस सर। क्या अपने बच्चों और लोगों को क्या संदेश देना चाहोगी? और लोगों की बस 1 साल अच्छे से मेहनत करें और इस कोचिंग संस्था से जुड़े। अगर आपको डिसिप्लिन में रहना है तो, मोटिवेटेड रहना है तो, और बस मेहनत करिए। मेहनत ही की है सक्सेस का, और आप सफल ज़रूर होंगे। लाइफ में आगे क्या करना चाहती हो? लाइफ में हम किसी ऑफिसर रैंक पे जाना चाहते हैं। क्या तैयारी रहेगा ऑफिसर में, कौन सा? क्या मेडिकल की तरफ जाना? नो, IAS IPS ऑफिसर की तरफ हम जाना चाहते हैं। अभी CMA US के भी। माँ पापा का कितना योगदान रहा तुम्हारी पढ़ाई में? माँ बाप का तो सबसे बहुत ज़्यादा योगदान रहा है। हर चीज़ टाइम पे, खाना पीना या फिर फाइनेंशियली भी पापा सब करते हैं, बहुत ज़्यादा योगदान है। पढ़ाई में कोई दिक्कत? पढ़ाई में कोई भी दिक्कत होती है तो सर थे, सत्यम भैया, रानी दी, ये सब हम मेंटर्स थे जो हमको बहुत ज़्यादा हेल्प किए। लास्ट टाइम तक हेल्प किए हम लोग का। माँ पापा का योगदान? माँ पापा का योगदान तो बहुत ज़्यादा है। मम्मी तो रात भर मेरे साथ जागती भी थी। रात में जब भी कुछ खाने पीने को या फिर सुबह में हर चीज़ में कोऑपरेट हुआ है। कितना आश्वस्त थी सफलता को लेकर? ऐसी उम्मीद तो था, सर बोलते थे कि ज़रूर कर पाएंगे, उम्मीद भी था। लेकिन हाँ, वेरिफिकेशन का जब कॉल आया तब भी बहुत अच्छा लगा। सर ही बताया हम लोग को, हमको वेरिफिकेशन के बारे में नॉलेज दिए। उसके बाद सर ही मोटिवेट किए कि ये पूछा जाएगा, ऐसे पढ़ाई करो, ऐसे तैयारी करो। उसकी बदौलत आज हम ये रैंक हासिल कर पाए। कितना समय देती थी पढ़ाई में? लास्ट के 2 मंथ्स में 10 to 12 आवर्स देते थे, ऐसे रेगुलरली 6 to 8 आवर्स। वहाँ जब वेरिफिकेशन में तुम गई थी तो कैसा लग रहा था, क्या लग रहा था, क्या क्या सवाल पूछे गए थे?
जब हम लोग वेरिफिकेशन में गए थे तो सबसे पहले तो हम लोगों को एक लेक्चर हॉल में बैठाया गया था। उसके बाद 2 घंटा वेट किए। उसके बाद हम लोग को इंटरव्यू के लिए ले जाया गया। इंटरव्यू कराने के बाद सबसे पहले इंग्लिश के टीचर से कुछ बेसिक क्वेश्चंस पूछे, जैसे इंट्रोडक्शन और कुछ बुक से रिलेटेड थिंग्स, और कुछ वर्ड मीनिंग लिखने को बोला गया। उसके बाद हम लोग ऐसे ही सारे सब्जेक्ट वाइज थोड़ा थोड़ा जो हम लिखे थे आंसर शीट वो मेरे सामने था, उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछे जा रहे थे। तो पिताजी क्या करते हैं? मेरे पापा बिजनेसमैन हैं। बहुत खुशी है सर, बहुत ज़्यादा है। जो उम्मीद नहीं था वो उस पर काम की है और आगे बढ़ी है, और ऐसे ही हम चाहेंगे कि भविष्य में भी और आगे बढ़े और इससे भी ज़्यादा नाम रोशन करे। कितनी मेहनत करती थी? बहुत मेहनत करती थी, मतलब हम लोग सो भी जाते थे तो भी ये अपना रात में पढ़ाई करती थी और लेट रात तक सोती थी। और जब मतलब इसको खाली टाइम मिलता था तो कुछ न कुछ पढ़ाई पे ही ध्यान देती थी। पढ़ाई को लेकर कभी आर्थिक परेशानियों का भी सामना करना पड़ा था क्या? आर्थिक समस्याएं थोड़ी मोड़ी आती थी, लेकिन वैसा कुछ नहीं था। और मेरे पिताजी टीचर थे, वो उनका थोड़ा सा बैकग्राउंड हमको मिला। हम तो ऐसे बिजनेस करते हैं, एयरटेल का धंधा करते थे, फिर अभी पतंजलि का शॉप किए हुए हैं। इसी से खुश हैं अपनी बेटी की उपलब्धि पर? जी सर, बहुत खुश हैं। अभी तक 2018 से लेकर अभी तक स्टेट टॉपर की सूची में हमारे यहाँ से ये 5वां टॉपर है। और ऐसे औरंगाबाद से और भी अधिक टॉपर रहे हैं। हमेशा सिन्हा कॉलेज के छात्र छात्राएं टॉप करती हैं। बावजूद इसके बिहार में जो कॉमर्स की स्थिति है, कॉमर्स में छात्रों की जो लगातार घटती हुई जो संख्या है, और यहाँ के अभिभावकों का जो एकदम निरुत्साहित रुझान है, इससे बड़ा ही चिंता का विषय है। लगातार संख्या घटते जा रही है, फिर भी और इतने कम स्टूडेंट में भी आज भी सिर्फ टॉपर नहीं बल्कि प्रतिशतता भी देखा जाए, परसेंटेज भी देखा जाए तो तीनों संकायों में सबसे अधिक पासिंग रेट या जो मार्क्स ऑब्टेन्ड का जो परसेंटेज है वो सबसे अच्छा कॉमर्स का ही रहता है। और चूंकि कॉमर्स में बहुत सारे ऐसे स्कोप हैं जिनके बारे में या तो शिक्षक खुलकर नहीं बता पा रहे हैं, उसके बारे में नॉलेज लेकर विद्यार्थियों के बीच में उसको नहीं एक्सप्लेन कर पा रहे हैं, या गार्जियन सिर्फ मेडिकल और इंजीनियरिंग तक ही अपनी सोच को, और उनको लगता है कि सिर्फ अगर स्कोप कहीं है विद्यार्थी के लिए तो नीट में है, आईआईटी में। इसके अलावा कॉमर्स पढ़ेगा तो क्या इसके लिए स्कोप खुलेंगे, कितने ऑप्शंस होंगे कैरियर के लिए, ये शायद यही कार्य, इस बात का थोड़ा तकलीफ रहता है मुझे। क्या लग रहा था आपके कोचिंग में तो बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं, इसको लेकर क्या शुरू से लग रहा है? नहीं, बिल्कुल पॉजिटिव हमारा ये था। और 3 महीना पहले ही हम अपने मन में जो अनुभव के आधार पर, जो पिछले कई वर्षों से लगातार टॉपर्स आते रहे हैं, उसके आधार पर 3 माह पूर्व ही मुझे लग गया था कि 4-5 लड़कियां थीं, उसमें से सबसे अधिक जो हमारा जो एक ये जा रहा था, अटेंशन जा रहा था कि इसी लड़की पर, अंतरा खुशी पर, कि ये टॉप करेगी, निश्चित जाएगी। पटना वेरिफिकेशन के लिए बिहार बोर्ड ऑफिस में तो ज़रूर इसको बुलाया जाएगा, इतना तो लग रहा था। हाँ, अब टॉप 5 में स्थान बना पाती है कि नहीं बना पाती है, जब तक रिजल्ट घोषित ना हो जाए तो ये कहना मुश्किल था। ये तो रहता है कि कितनी खुशी है? सर, मैं बहुत खुश हूँ, बहुत ही खुश हूँ। मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए लाइव इंडिया। नमस्कार।